अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमृत विद फारहान शाहिद में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फारहान शाहिद। आज हमारे साथ जो शख्स महव गुफ्तगू हैं वो अतीश अरोड़ा साहिब हैं। अतीश अरोड़ा साहिब का जो ताल्लुक है वो इंडिया से है और वो एक फ्लाइंग कैप्टन हैं, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके अलावा एक फ्लाइंग स्कूल में जो है वो पढ़ाते हैं नए आने वाले न्यू कमर्स को। फ्लाइंग के हवाले से जो तरबियत फ़राहम करना होती है वो फ़राहम करते हैं। तो मैंने ख़ास ज़हमत जो है उन्हें दी है, तो उनका पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे जो है वो रिस्पॉन्ड किया और वो हमारे साथ जुड़े। उसके बाद उन्हें ख़ास ज़हमत जो है वो इस हवाले से दी है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो त्यारा है PK 8303 वो गुज़श्ता दिनों जो है वो कराची में लैंडिंग से पहले जो है वो क्रैश कर गया था। तो उसके हवाले से कुछ चंद बातें हैं वो उनसे करेंगे। और फ्लाइंग कैप्टन क्योंकि खुद पायलट हैं तो इस हवाले से बहुत बेहतर समझते हैं कि क्या मसाइल हो सकते हैं या हुए थे। तो इस हवाले से उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनको खुशामदीद कहता हूँ हर्फ अमृत विद फारहान शाहिद में। तो कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इनवाइट करने के लिए। और कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी तो क्वारंटीन जो है वो नामुमकिन होगी क्योंकि आप तो उसमें वर्क उसमें है ना, प्रैक्टिस में है। बिल्कुल सर, एक्चुअल में हमारा थोड़ा सा और अलग तरीके का भी काम है। हम कोरोना वॉरियर के नाम से भी जाने जाते हैं। एग्जैक्टली। तो कोरोना के टाइम पे हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रांसफर किया, प्लस सारी हम एहतियात तो बरतते हैं, लेकिन फिर भी बाकी तो ऊपर वाले का कमाल है कि बस चलाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अतीश साहब, इससे पहले कि हम मज़ीद जो हमारा एक्चुअली बेसिक मुद्दा है उसकी तरफ बढ़ें, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने मुतालिक जो है एक मुख्तसर तारुफ जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें ताकि उसको आसानी हो आगे हमारे साथ जुड़ने में। सर आवाज नहीं आई आपकी, क्या कह रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ, अब आ रही है आपको आवाज़? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल आ रही। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इससे इससे पहले कि हम जो है जो हमारा बेसिक मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ बढ़ें, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने हवाले से जो है एक मुख्तसर तारुफ जो है वो पेश करें हमारे नाजरीन के लिए, ताकि उन्हें जो है हमारे साथ जुड़ने में आगे आसानी हो। ठीक है सर। इसमें मैं अपने बारे में बताऊं आपको कुछ? जी बिल्कुल। या नहीं, मैं ठीक है। आपके हवाले से मेरा करें। नाम हाँ जी, मेरा नाम कैप्टन नितिश अरोड़ा है। मैं बेसिकली पंजाब अमृतसर, जो बेसिकली चढ़ता पंजाब कहते हैं, उस तरफ से बिलोंग करता हूँ। है तो हम पड़ोस में ही, ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन कुछ बॉर्डर की वो कहते हैं ना, कुछ चंद तारों की वजह से फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए कागज पे स्टैंप की जरूरत होती है आने जाने के लिए। तो अभी आई एम बेस्ड इन मुंबई। तो यहाँ पे मैं चार्टर कंपनी के लिए फ्लाई करता हूँ। प्लस जो बच्चे हैं जो पायलट बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ मैं, ग्राउंड ट्रेनिंग भी देते हैं और कंसल्टेशंस भी देते हैं कि जो पायलट बनने के इच्छुक हैं तो उनको रास्ते पे लाते हैं कि कैसे इस चीज को किया जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर यहाँ फ्लाइंग कैप्टन तक का सफ़र जो है वो कैसा रहा, किन किन जो है वो मुश्किलात से गुजरा, तो उसके हवाले से हमें बताइएगा। जरूर। देखिए, पहले तो बचपन से ही एक ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा करना है जो बिल्कुल हटके हो। तो कोई और जॉब करने का तो कभी ख्याल आया ही नहीं। तो शुरू से ही, पहले दिन से ही दिमाग में था, जब से होश संभाला कह सकते हो, या थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में था, जब से मेरे को आइडिया था कि मेरे को पायलट बनना है। और फैमिली में भी सबको क्लियर था, फादर साहब ने पूरा सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। तो फैमिली का सपोर्ट रहा। एंड बेसिकली पापा ने, फादर साहब ने कभी फोर्स नहीं किया कि, ना उन्होंने कभी बोला कि आप बिजनेस में आओ या ये करो या वो करो। उन्होंने बोला आपको पायलट बनना है तो बस उन्होंने बना दिया।
ओके। वो खुद क्या करते हैं, सर्विस करते थे कहीं या कोई बिजनेस ओनर मेरे थे? फादर, उनका बिजनेस है अपना, टूल्स का बिजनेस है ओके, हमारा। ओके। तो हाँ जी। तो आपकी सर्विस कब से शुरू होती है? सर्विस तो मैं इस फील्ड में तकरीबन 12 से 13 साल में हूँ। पहले तो सर्विस करने का कभी मौका बनाया नहीं, सर्विस तो अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू करी है मैंने। लेकिन हाँ, मैं पढ़ाता था बच्चों को काफी टाइम से, कभी ऐसा महसूस नहीं किया था कि नौकरी करनी है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ये भी हो रहा था कि नहीं, नौकरी भी करनी जरूरी है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो हम्म। फिर उसी टाइम पे फिर नौकरी के लिए अप्लाई किया। तो बाकी तो ऊपर वाले की मेहनत है कि मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। एग्जैक्टली। कुछ अच्छा। हमारे कुछ दोस्त हैं मेरे जिन्होंने हेल्प किया, तो बस तब से फ्लाई कर रहे हैं। अच्छा नीतीश सर, जब आप ज़ाहिर है रोड पे होते हैं तब भी आप मतलब के वो हादसा होने के चांसेस है, मतलब कुछ भी आपके उस वो नहीं होता, हर चीज़ के वो चांसेस हो सकते हैं। तो आपका जो पूरा जो फ्लाइंग करियर है उसमें खुदा ना खास्ता जो है कोई ऐसा मौका आया हो जहां आप किसी चैलेंज में गए हों, तो उस हवाले से हमें बताइएगा। बहुत सारे मौके आते हैं, हम्म। इनफैक्ट डेली लाइफ में ही ऐसे कोई ना कोई मौके आते रहते हैं। कई बार होता है कि एकदम से प्लानिंग करने का मौका ही नहीं मिलता, आपको एकदम से फ्लाइट आ जाती है। मेरे साथ काफी बार होता है, यहाँ कुछ प्लेन में कुछ खराबी आ गई, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जो पहली बार हुआ है, जो आपको नहीं पता। तो अगर आप उस टाइम पे पैनिक ना करने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचें, तो हर चीज का हल है। प्लेन कोई ऐसी चीज नहीं है, इट्स वेरी सेफ। आज की डेट में भी, दुनिया में भी सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एयरक्राफ्ट। वो ऐसे इतनी नायाब तकनीक बनाई गई है कि अगर मेरे इंजन भी फेल हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब भी मैं ग्लाइड कर सकता हूं। लेकिन उसको अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, अगर सारे पैरामीटर सही तरीके से एग्जीक्यूट किए जाए, तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। इवन कि सब कुछ फेल होने के बावजूद भी लोग जिंदा बचे हैं। आप एग्जांपल देखिए, अमेरिका में एक वो सली करके मूवी आई है, तो वो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें भी दोनों इंजन फेल हो गए थे, लेकिन वो पायलट की सूझबूझ के कारण और सब कुछ उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किए और सब कुछ सही चलता रहा, और उन्होंने सबकी जान बचाई। बिल्कुल सही है। तो ये बताइएगा कि जो कैप्टन होता है फिजा में, जाहिर है उसका टॉवर के साथ राब्ता तो होता है, लेकिन वो खुद डिसीजन लेने में कितना आज़ाद होता है? वो क्या वो खुद डिसीजन ले सकता है अपने जो भी उसके जो देखिए, सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको देखते हुए? जहां तक खुद डिसीजन लेने की बात है, हर कैप्टन को खुद डिसीजन लेने की इजाजत है। लेकिन हम बंधे होते हैं रूल्स ऑफ एयर के हिसाब से। अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया और सामने वाले ने, एटीसी वाले ने, उस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, क्योंकि उसके पास हमसे ज्यादा पावर है, अगर वो हमें मना कर देंगे कि आप लैंड नहीं कर सकते, तो मैं किसी भी हाल में लैंड नहीं कर सकता। अगर मैं उस केस में, हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी केस में लैंड कर सकता हूं अगर मैं इमरजेंसी में हूं, क्योंकि उसके ऊपर सवालिया निशान उठाए जाएंगे और उसके ऊपर कल को इंक्वायरी भी बैठेगी कि मेरे को मना करने के बावजूद भी मैं लैंड क्यों किया। अगर मेरा रीजन वाजिब था कि मेरे को लैंड करना जरूरी ही था, मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था, तब तो पायलट बच जाएगा। तब तो इंक्वायरी भी सब उनके फेवर में होगी, सब कुछ था कि हाँ वो एक्चुअल में मुसीबत में थे। लेकिन अगर कोई मुसीबत ना होने के बावजूद भी मैंने एटीसी कंट्रोलर की बात नहीं मानी, तो मेरा लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है कि पायलट जो है वो खुद इजेक्ट कर सकता है, तो अमूमन क्यों नहीं करते हैं वो आखिरी सूरत नहीं, तक मतलब उसमें निकल जाते हैं? नहीं सर, हम्म, जो हम ये बड़े एयरक्राफ्ट हैं या कोई भी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, इनमें इजेक्शन का नहीं होता। नहीं होता। इजेक्शन का कोई पॉइंट नहीं होता, वो फाइटर्स में ही रहता अच्छा, है। फाइटर्स में होता है। ओके, हाँ ओके, जी, हाँ, वो फाइटर्स में ही बिल्कुल रहता ठीक। अच्छा, आप बात कर लेते हैं उसकी पीआईए के जो बदकिस्मत तैयारा था, जो 1 घंटा है। तकरीबन बिल्कुल सर। 50 मिनट जो है एक सक्सेसफुल फ्लाई करता है, और उसके बाद लैंडिंग में जो है उसके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं।
और वो सलामती से जो है वो लैंड नहीं कर पाता। तो ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर आप क्या समझते हैं, कप्तान का फेल्योर था या जहाज में वाकई एक सीरियस मसला था तो वो नहीं ओवरकम हो सकता था? सर देखिए, बात ऐसी है कि जो पहली रिपोर्ट्स आई थी, पहली रिपोर्ट्स जैसे ही क्रैश हुआ उसके कुछ क्षण के बाद जो रिपोर्ट आई थी, उसमें यही लग रहा था कि सब अटकलें लगा रहे थे अपनी कि प्लेन का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ ऐसा था, क्यों? प्लेन 50 दिन से ग्राउंडेड था। लेकिन जब मेन रिपोर्ट निकल के सामने आई, ऐसा कुछ नहीं था। वो फ्लाइट शायद मस्कट से लाहौर आई थी और लाहौर से कराची बिल्कुल। में फ्लाई करने के लिए आए थे, और कैप्टन जो थे आई गेस सजाद गुल साहब थे। तो उन्होंने भी पिछले काफी दिनों में फ्लाइंग कर रखी थी, तो वो करंट भी थे, ऐसा नहीं है कि वो काफी दिनों के बाद फ्लाइंग करने आ रहे थे। तो मेन जो मेरे हिसाब से मुद्दा सामने आया, जो मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो में एनालिसिस डाला, आपने देखा होगा, तो उसमें जो हमें लगा, मैंने बहुत सारे सीनियर कप्तान जो हैं यहाँ पे, जो मुझसे भी सीनियर हैं, इनफैक्ट मेरा तो कुछ इतना खास एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जो बहुत सीनियर है मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनके साथ भी डिस्कशन किया, और तो मेरी कंपनी के पाकिस्तान में जो है या दूसरे कहीं और पायलट हैं। से? पाकिस्तान सर से? नहीं सर, हिंदुस्तान से ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपके एक पाकिस्तान के भी कप्तान है जिन्होंने अपना एक व्हाट्सएप वीडियो भेजा हुआ है। तो उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी सेम ये चीज जाहिर कर रखी है कि जो एनालिसिस हमने डाले हैं बिल्कुल उसी से हूबहू मिलते जुलते हैं। वो भी काफी सीनियर कप्तान है, बट उन्होंने नाम नहीं जाहिर कर रखा, तो इसलिए मेरे को उनका नाम नहीं पता। नहीं, कोई बात तो नहीं, ठीक है। उनके हिसाब से ये जितने भी मेरे टीम है या जितने भी मेरे कलीग्स हैं, हमने जो कंक्लूजन निकाला, उसके हिसाब से प्लेन में उस समय तक, जब तक वो लैंड करने आ रहे हैं, उस समय तक कोई दिक्कत नहीं थी। कोई नहीं। अगर कोई दिक्कत होती तो पायलट्स रिपोर्ट करते। अगर कुछ ऐसी लैंडिंग गियर की दिक्कत आती है तो ये एक मेजर दिक्कत है। छोटी मोटी कोई दिक्कत होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया या कोई वायर नहीं काम कर रही, कोई एक इलेक्ट्रिकल कोई फ्यूज नहीं चल रहे, ये दिक्कतें छुपा लेते हैं पायलट्स, क्योंकि इस दिक्कत का एटीसी को बताने से या मेरी फ्लाइट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर दो लाइटें नहीं चल रही तो उसका मेरी फ्लाइट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे प्लेन के लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो रहे तो ये बहुत मेजर दिक्कत है, बहुत मेजर दिक्कत है। तो ऐसी दिक्कत तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया। तो मतलब सब कुछ प्लेन में ठीक था। जो एक प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि रनवे से ठीक पहले, देखिए, अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं तो कराची एयरपोर्ट की रनवे 25 लेफ्ट की जो अप्रोच कहती है, जो उसके हिसाब से 5 माइल पे, 5 नॉटिकल माइल पे मेरे को 1600 कुछ फीट पे होना चाहिए। लेकिन उस समय वो जहाज जो था वो 3500 फुट पे था। अब था सो 3500 फीट पे था, लेकिन उसको होना चाहिए था 1600 पे। तो वो जो गैप था ना, तकरीबन 2000 फीट का, वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। और 5 नॉटिकल माइल बड़े जहाज में जब मैं इतनी स्पीड के साथ आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, मतलब सेकेंड्स में पास कर जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पहली गलती हुई कि 5 नॉटिकल माइल पे मैं 2000 फीट अपने डेजिग्नेटेड पाथ से ऊपर हूं। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे, उनके पास एक मौका था, उनको ये चीज तकरीबन 1000 फुट पे जब वो थे, उनको ये डिसीजन ले लेना चाहिए था कि उनको गो अराउंड करना चाहिए, कि वो आगे जाएं और फिर पूरा चक्कर घूम के फिर वापस आके लैंड करें। उन्होंने वो मौका भी गवा दिया। फिर उसके बाद वो और नीचे चलते गए और डाउन आते गए, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने रनवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको क्रॉस कर लिया और काफी आगे तक चले गए, रनवे के अंदर काफी आगे तक चले गए, और स्टिल अभी भी वो रनवे से ग्राउंड लेवल से बहुत ऊंचाई पे। फिर क्या हुआ, फिर उस टाइम पे बाद में जाके कैप्टन साहब को लगा होगा कि अब हम बहुत आगे आ गए हैं रनवे में और हम लैंड नहीं कर पाएंगे। अगर हम लैंड करेंगे तो हम ओवरशूट कर जाएंगे रनवे को। उस समय प्रोसीजर क्या रहता है, हमें गो अराउंड का प्रोसीजर रहता है कि हम जो अपनी पावर है, जो मेरे थ्रस्ट लीवर्स हैं, उनको फुल करते हैं। अच्छा,
एक चीज उन्होंने पहले करी, जब वो काफी हाई थे और नीचे आने के लिए उन्होंने पावर लीवर को बिल्कुल आइडल पे कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया, ताकि पावर मिनिमम हो और वो जल्दी डिसेंड कर सके। उससे इंजन में पावर नहीं रही, वो डिसेंट तो जल्दी कर रहे थे, लेकिन डिसेंट जल्दी करने के बाद के साथ साथ उनकी एयर स्पीड भी बढ़ती गई, एयर स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई और इसी वजह से प्लेन आगे को और चलता गया। अब उन्होंने पावर लीवर को आइडल से मैक्सिमम पे डाला। जब भी हम पावर लीवर को आइडल से मैक्सिमम पे लगाते हैं तो कुछ क्षण लगते हैं, कुछ सेकंड्स लगते हैं पावर को फुल होने में। जितनी देर लगी, लेट्स से मैं कहता हूं 3 से 4 सेकंड भी अगर लगे पावर को आइडल से मैक्सिमम आने में, उतनी देर में प्लेन तो नीचे जा ही रहा है, वो तो अपने कंटिन्यूस मोशन में है, क्योंकि उसको जब तक पावर नहीं मिलेगी वो ऊपर नहीं जाना शुरू होगा। उस टाइम पे पावर दी हमने और प्लेन के फ्लैप्स को अप करते हैं ताकि प्लेन थोड़ा जल्दी ऊपर क्लाइंब करे। तो जो हमारी स्पेकुलेशन है उसके हिसाब से जो को पायलट है या फर्स्ट ऑफिसर जो हैं, उन्होंने उस टाइम पे फ्लैप्स तो अप किए, लेकिन उस टाइम पे ये चीज रहती है, जो हमारे लैंडिंग गियर, हमारे पहिए जो नीचे डाउन है उनको हम ऊपर नहीं करते। तो इसलिए ये भी है कि अगर बाय प्लेन ऊपर नहीं उठ पाया तो प्लेन जमीन पे टकराने के बजाय पहियों के साथ टकराए। तो पायलट ने सोचा कि मेरे को जल्दी क्लाइंब रेट मिलेगा, इसलिए उन्होंने पैनिक में आके या हड़बड़ा में आके फ्लैप्स तो ऊपर किए, साथ में लैंडिंग गियर भी ऊपर कर लिए। अब जब दोनों चीजें ऊपर करी तो प्लेन ग्राउंड इफेक्ट में था, प्लेन के पास अभी पावर रही थी, तो प्लेन एकदम से नीचे बैठा, सिंक करता है। जब भी हम इन दोनों चीजों को एक साथ ऊपर करेंगे तो प्लेन एकदम से सिंक करेगा, और प्लेन में उस टाइम पे थ्रस्ट अभी आई नहीं थी, थ्रस्ट आई उसके 2 से 3 सेकंड के बाद। तब तक वो 2 से 3 सेकंड में तब तक वो 3 बार नीचे टकरा चुका था जहाज। जब नीचे टकराएगा तो इंजन पहले टकराएंगे, पहली नहीं टकराएगी। हाँ, क्योंकि लैंडिंग गियर अगर अंदर चले गए तो सबसे पहली जो चीज है जो टकराएगी वो इंजन होंगे। तो इंजन पहले टकराए, पहले एक टकराया, फिर दूसरा, फिर दोनों इकट्ठे टकराए, फिर तब तक इंजन तो डैमेज हो चुके थे, उसके बाद उसमें पावर आई और वो ऊपर गए। इंजन टकराए जैसे जैसे नॉर्मल हमारी। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, चलिए आप कंप्लीट कर लें। एक्चुअली मैं ये कह रहा था क्योंकि जो रेस्क्यू की टीमें थी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। वो कह रहे थे कि जो ऑक्सीजन मास्क हैं वो बहुत सारे उनके जो मुसाफिर थे, पैसेंजर्स हैं, उनको लगे हुए थे। इसका क्या मतलब है कि आया वो उससे पहले जो उसमें कोई इशू था तो उनको ऑक्सीजन मास्क जो हैं वो लगे हुए थे, या जो रनवे के बाद टकराने के बाद वापस फिर वो नहीं में गया सर, है टकराने के बाद अच्छा, जब उन्होंने टेक ऑफ किया उस समय, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि प्लेन के इंजन फेल हो गए, और इंजन फेल जैसे ही, इंजन उसी समय फेल नहीं हुए, इंजन उस समय डैमेज हुए, क्योंकि अगर इंजन उसी समय फेल हो जाते तो पावर मिलती ना ऊपर जाने के लिए। इंजन उस समय डैमेज हुए, जैसे हमारी गाड़ी का मान लो अगर गाड़ी की कोई टक्कर लगती है तो रेडिएटर में अगर चोट लगती है तो रेडिएटर में से फ्लूइड निकलने में टाइम लगता है ना, तब तक गाड़ी चलती रहती है। जब रेडिएटर पूरा खाली हो जाएगा तब गाड़ी गर्म होती है और इंजन फूकता है। सेम चीज प्लेन के साथ हुई, प्लेन टकराए, डैमेज हुआ, और जैसे ही वो ऊपर जाने लगे धीरे धीरे सारा ऑयल निकल गया, तब वो इंजन हॉट हो गए और फ्लेम आउट कर गए तकरीबन 2000 फीट पे पहुंचने के बाद। और उस समय वो प्लेन का रैम एयर टरबाइन खुल गया, ऑक्सीजन मास्क नीचे आए, लोगों ने फटाफट ऑक्सीजन मास्क लगाए होंगे, उन्होंने पायलट्स ने प्लेन को मोड़ के रनवे की तरफ लाने की कोशिश करी, लेकिन नाकाम। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लैंडिंग गियर है वो ना खुले तो क्या पायलट्स जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं, या इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं होती? आपके पास मुतबादिल ऑप्शन जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, पैनिक होने की एज सच इनिशियली जरूरत तो कोई नहीं होती, क्योंकि अगर लैंडिंग गियर ना खुले तो मेरे पास वेरीफाई करने के तरीके होते हैं। सबसे पहले जब मैं लैंडिंग गियर करता हूँ तो प्लेन में, जहाज में लाइट जलती है, तो 3 लाइट जलती हैं। अगर कभी कभार ये होता है कि लाइट का फ्यूज अगर उड़ गया हो या लाइट उड़ गई हो तो लाइट नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरे को पता लग जाता है कि लैंडिंग गियर डाउन है कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन रहता है कि हम अगर लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो रहे तो हम एटीसी के बाजू से प्लेन को लो पास करके निकलते हैं, ताकि एटीसी हमें कंफर्म कर पाए कि प्लेन के लैंडिंग गियर डाउन है या नहीं है।
तीसरी ऑप्शन ये रहती है, अगर सब कुछ करने के बाद भी मेरे लैंडिंग गियर्स डाउन नहीं हो रहे तो मेरे पास मैनुअल ऑप्शन रहता है लैंडिंग गियर को डाउन करने का, जो कि एक वो फुल भी प्रूफ नाकाम हो तरीका है। सकता है। बहुत कम चांसेस है, आज तक तो कभी नहीं हुआ जैसे ऐसा। तो आज इन्होंने तक क्या उसको मैंने यूटिलाइज नहीं मेरे किया होगा? सर लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना थी, प्रॉब्लम होती तो उसको यूटिलाइज करते। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सारा जो प्रॉब्लम है उन्होंने उनके तो खुद उसके अपने स्पीड हाथ की से वजह से लैंडिंग गियर बना। ऊपर किया, हाँ। उन्होंने तो खुद अपने हाथ से लैंडिंग गियर ऊपर किया ना। लैंडिंग गियर में अगर ओके। प्रॉब्लम होती तो वो बताते। क्यों? अगर मेरे लैंडिंग गियर ऊपर है और मैं लैंडिंग गियर नीचे नहीं करता या भूल गया, तो भी 500 फीट पे आके मेरे को जो जहाज है एयरबस A320 या आज के जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं वो वार्निंग देते हैं, और बहुत जोर से वार्निंग आती है पूरे कॉकपिट में, टू लो गियर, टू लो गियर, बहुत ऊंचे से बहुत जोर से वार्निंग वार्निंग आती है। उसको तो कोई इग्नोर कर नहीं सकता, कोई सोया हुआ भी हो तो उसको भी उठा देती है वो वार्निंग तो। अच्छा, और दूसरा अगर ऐसी सूरत हो, कोई हंगामी सूरत हो, तो उसको प्लेन का जो फ्यूल है वो उसको जलाना पड़ता है एयर में ही, ऐसा ही है? तो बिल्कुल अगर सर, बड़े लोगों के मेरे पास सवाल आए कि सर एक सेकंड मैं इसे लोग कंप्लीट कर लूँ फिर आप उसको आंसर कर दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी। और क्या दूसरा ऑप्शन भी कोई होता है? क्योंकि समटाइम अगर आपने बर्न करना है तो उसमें तो ज़्यादा देर भी लग सकती है, तो कोई उसको लीक कर सकते हैं, या उसका कोई जो ऑयल टैंक है वो कहीं ड्रॉप हो सकता है, कुछ इस तरह का होता है नहीं? ये क्या ऑप्शन होते हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन रहती है, फ्यूल डंपिंग की ऑप्शन रहती है बड़े एयरक्राफ्ट में। हर एयरक्राफ्ट में नहीं होती लेकिन कुछ बड़े एयरक्राफ्ट में रहती है, लेकिन उसको टाइम चाहिए। फ्यूल फ्यूल ऐसा नहीं है कि मैंने एक बटन दबाया तो झटके से फ्यूल गिर जाएगा। एग्जैक्टली। फ्यूल पाइप है जैसे, पानी में पानी की पाइप है जैसे, तो पाइप से फ्यूल निकलने में टाइम लगेगा। हमारे पास इसमें तो टाइम ही नहीं था, तो फ्यूल ड्रॉप कहाँ करते वो। एग्जैक्टली। अच्छा, और दूसरा अगर बेली लैंडिंग जो करवाना हो, तो जो उसका रनवे का स्टाफ है वो उसको कैसे उसकी प्रिपरेशन करता है, और उसके लिए क्या सर इंस्ट्रक्शंस हर होते हैं पायलट के लिए, कैप्टन के लिए? सर बेली लैंडिंग के लिए ऑप्शंस तो यही रहती है। सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड को अलर्ट किया जाता है, फायर रेस्क्यू सर्विसेज, एम्बुलेंस वगैरह सबको रनवे के बाजू में अरेंज करवाना पड़ता है। और पायलट्स की यही हिदायत रहती है कि सबसे जितनी देर तक वो प्लेन को ऊपर होल्ड करके रख सके, रनवे के पैरेलल रख सके, वो रखने की कोशिश करते हैं। स्पीड और मिनिमाइज एंड करें। पे जाके एंड पे जितना मिनिमाइज इम्पैक्ट हो सके उतना मिनिमाइज रखेंगे, क्योंकि जितना मिनिमाइज, वैसे तो प्लेन की बेली काफी स्ट्रांग होती है, बट स्टिल हम अगर इतनी स्पीड से आ रहे हैं और एकदम से एग्जैक्टली, चीज बिल्कुल। टकराएगी तो वो तो नुकसान तो होगा। तो उसको रोकने के लिए कई बार रनवे के ऊपर फॉर्म जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका स्प्रे स्प्रे भी किया जाता है, या पाउडर वे में स्प्रे किया जाता है, ताकि अगर चिंगारी निकले तो आग ना लगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर और फायर फाइटर्स पहले मौजूद होते हैं, ताकि जैसे प्लेन निकलता है तो उनके पीछे साथ में फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ियां लगाई जाती हैं। अच्छा, और दूसरा क्या हमारा जो पीआईए है, क्योंकि आप तो ज़ाहिर है इस फील्ड से हैं, तो आप वो सारी चीज़ों पे जो है वो नज़र रखे हुए होंगे, तो हमारा जो पीआईए है क्या वो एसओपीज़ के को फॉलो करने में क्या किसी किस्म की कोताही बरतता है? आपके कभी ये चीज़ नोटिस में आई है क्या? सर देखिए, बात ऐसी है कि कंपनी ने एसओपी बना दी एक। अगर उस समय जहाज में मैं हूं और मेरे साथ आप हैं, हम दोनों अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें मैं कंपनी की गलती तो नहीं निकाल सकता। उस समय गलती किसकी है? जहाज हम दोनों के कंट्रोल में है, कंपनी ने हमें सिखाया, कंपनी ने अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, कंपनी ने मेरे को बुकलेट दे दी। अब वो फॉलो करना ना करना मेरे ऊपर है। मान लो मैं फॉलो नहीं करता, आप मेरे बाजू में बैठे हैं, आप भी फॉलो नहीं करते, तो गलती तो हम दोनों की हुई, इसमें किसी और का नाम हम कैसे ले लेंगे? हाँ, बिल्कुल अच्छा। अगर मैं फॉलो नहीं कर रहा, आप फॉलो कर रहे हो, तो आप कल को मेरी कंप्लेंट कर सकते हो कि यार फलाना बंदा जो है, कैप्टन नितिश अरोड़ा जो है, वो एसओपी फॉलो नहीं कर रहा, तो आप किसी को बोल सकते हो।
अच्छा। लेकिन अगर जहाज में बैठे हुए बंदे फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें कंपनी की तो कोई गलती नहीं निकाल सकते। या फिर हर बंदा कंपनी में ऐसा अगर कर रहा है तो यानी किसी को कोई परवाह ही नहीं है उस चीज की। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और क्योंकि इधर पीआईए से मुतालिक जो है आए रोज कोई ना कोई जो है हमें हादसा, कभी वो इतना मेजर हो जाता है तो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, कभी वो छोटे किस्म के तो काफी ज्यादा होते ही रहते सर हैं। मे बी ये इस कारण भी हो सकता है कि शायद ट्रेनिंग स्केड्यूल्स जो हैं हाँ, उसमें कोई कमी या हो। ट्रेनिंग्स ही जो चल रही हैं उन्हीं में कोताही बरती जा रही है, एग्जैक्टली। वही सही तरीके से नहीं हो रहे। क्योंकि अगर ये हादसे एक के बाद एक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो लूपहोल है, या तो अनट्रेन पायलट्स या जो प्रोसीजर्स हैं वो सही नहीं है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें आपकी कोई एसोसिएशन है, उसमें काफी सारे पॉलिटिकल लिंकअप होने के कारण वो एसोसिएशन जो है उन्होंने किया था कि जो पायलट्स के चेक्स होंगे वो उन्हीं के पायलट्स करेंगे। जनरली क्या रहता है कि जितने पायलट्स के चेक्स होते हैं और जब आप एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं तो जो फाइनल चेक्स होते हैं वो एक एग्जामिनर को लेने होते हैं, या एक सिमुलेटर पे होते हैं जो आउट ऑफ द कंट्री होते हैं, या अगर कोई बाहर का न्यूट्रल कोई डेजिग्नेटेड बंदा। एग्जामिनर है तो वो लेते हैं, न्यूट्रल बंदा बिल्कुल। लेकिन ये एक मैंने एक ब्लॉग में पढ़ा था, काफी आपके सीनियर बंदे हैं जो एविएशन के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, शायद बिलाल रौफ साहब, शायद से, मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा। लेकिन वो वहां पे लिखा हुआ था, काफी पुराना था, कि उस एसोसिएशन में काफी सारी पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस की बैकअप है पॉलिटिशियंस का, तो यूनिटी बनी हुई है, पुराने पायलट्स की यूनिटी बनी हुई है। और वो खुद ही, जैसे मैंने अगर किसी का टेस्ट करना है, अपने दोस्त का टेस्ट मैं ही करूंगा, चाहे मैं उसके चाहे वो उसके कैपेबल है या नहीं है, चाहे वो कैपेबल है, यारी दोस्ती में सब कुछ हो जाता है बस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इधर तो और भी सुप्रीम कोर्ट में या इस तरह के कुछ केसेस आए थे जिसमें जाली डिग्रीज और इस तरह की चीजें भी जो हैं वो सामने आती हैं। तो उनकी भर्तियां जो होती हैं वो कुछ उसके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सर सब जुगाड़ से होता है ना। exactly. लेकिन जुगाड़ से अगर लोगों की जान बचाई जा सकती तो सर बात ही क्या थी। ये बात है बिल्कुल। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि उसमें चीज़ें कुछ सामने आई कि शायद वो इमारतें से टकराया था या उधर कोई टावर था तो उससे टकराया था। तो अगर उससे ना टकराता, जो भी उसके साथ उसके इंजन सारे फेल हो चुके थे, सब कुछ हो गया था उसके साथ, उसके बावजूद वो सेफली लैंड कर सकता था? सर वो अपनी हाइट से एक नीचे आ चुका था प्लेन। अब देखिए, एयरपोर्ट के आसपास इमारतें तो होंगी। अब एयरपोर्ट ये तो है नहीं कि एयरपोर्ट, जब भी हम एयरपोर्ट बनाते हैं कहीं पे तो उसके आसपास का एरिया डेवलप करता है। हम ये तो कह नहीं सकते कि एयरपोर्ट को शहर से 100 किलोमीटर दूर बनाओ जहां पे आसपास कुछ भी ना हो। इमारतें भी होंगी, घर भी होंगे, बिल्डिंगें भी होंगी, लेकिन एक सेफ ऑल्टीट्यूड रखा जाता है हर एयरपोर्ट पे। देखिए, एक एयरपोर्ट बनाने में हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है। तो आज अगर हम एयरपोर्ट बनाते हैं तो ये थोड़ी ना कि 10 साल बाद उस एयरपोर्ट को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 10 साल के अंदर उस एयरपोर्ट के आसपास का एरिया तो डेवलप होगा। लेकिन हर एयरपोर्ट के आसपास का एक एरिया होता है, उसमें एक लिमिटेड हाइट तक ही बिल्डिंगें रहती हैं, उसके ऊपर आप बिल्डिंग भी नहीं बना सकते हो। लेकिन ये प्लेन, अगर मान लो मेरे को पता है कि मेरे को इतना गैप रखना है और मैं इतने गैप से रखने की बजाय यहाँ पे आ जाऊं तो मैं टकराऊंगा। तो जहां पे भी हो मेरा जहाज, मैं कहीं पे भी सेफली नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर बीच में भी कोई चीज आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही गिर जाऊंगा, बिल्डिंग से टकराऊं या सड़क पे गिर जाऊं, कोई फर्क ही नहीं अच्छा, पड़ेगा। आप कह सकते हैं इसे कि ये क्लियरली जो है, मतलब आप या जो भी आपके सामने जो भी शवाहिद हैं, जो चीज़ें हैं आपके सामने, कि ये बराह रास्त जो है ये कैप्टन का ब्लंडर रहा, कैप्टन का या बिल्कुल फर्स्ट सर, ऑफिसर का। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आई हैं उसके हिसाब से ह्यूमन एरर ही है। अच्छा, आपने अपने तबसरे में कहा था कि फर्स्ट ऑफिसर की जो है वो मिस्टेक हो सकती है, तो क्या उसे कैप्टन नहीं देख रहा था क्या वो उसको नहीं देख देख सर सकता था? देखिए, उस समय
ये कुछ सेकंड्स की बात है, 2 से 3 सेकंड्स के बीच के अंतराल में ये सब कुछ सब हुआ। कुछ हो गया। ओके, पहले टाइम का। पहले सर देखिए, सीरीज ऑफ मिस्टेक रहती है। पहले कप्तान साहब ने भी वो गलती करी कि वो ऊपर आ रहे थे और ऊपर से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो नीचे तेजी से डिसेंड करते हुए आएंगे, जबकि एटीसी वालों ने उनको बोला भी कि आप टर्न कर जाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम ठीक है, हम आ जाएंगे। तो एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो शायद ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस था जिसमें वो और नीचे तक आए। और जिस समय ये चीज हुई, जिस समय को पायलट ने या फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर और फ्लैप साथ में अप किए, उस समय कप्तान साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि उनको उस समय प्लेन को संभालना था, रादर कि उसको कुछ कहते। अगर हाँ। प्लेन का कंट्रोल छोड़ के उसको थप्पड़ लगाने चले जाते बिल्कुल। तो अच्छा, चलो। लेकिन अब मेरा भी कुछ लोगों से रब्ता है जो लाइक कोई एयर होस्टेस या कुछ इस तरह जहाज से कैमरे से जुड़े हुए लोग हैं, वो और उनके जो जहाज से रिलेटेड जो लोग हैं, कप्तान हैं या उनके लवाहिकीन हैं, तो कोई भी न्यूज़ इस हवाले से आ रही थी कि ये कप्तान का फेल्योर है इसमें, मतलब इस तरह की न्यूज़ सामने आ रही थी, वो एक बहुत बुरा रिएक्शन दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि इतनी कामयाब फ्लाइट्स 27,000 घंटे और पता नहीं कितनी फ्लाइट्स जो है वो दे चुके, तो वो क्यों इस तरह की मिस्टेक करेंगे? ये तो ऑफिसर्स। सर नो डाउट, नो डाउट ऐसा। कप्तान साहब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, बहुत सब कुछ था, लेकिन फिर भी इससे उनके एक्सपीरियंस का मैं, चलो खुदा उनको अपने हाँ बिल्कुल, नहीं उसकी तो चरणों दुआ में करते हैं पनाह हम। दे। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो ऐसा है सर कि इससे एक्सपीरियंस का मेरे को एक दिन, मैं जिस दिन अपने प्रोसीजर फॉलो नहीं करता, उस दिन जो हाल होता है वो हाँ हमारे बिल्कुल। सामने है आज। तो एग्जैक्टली। इस हाँ। पे उनकी काबिलियत पे कोई भी सवालिया निशान नहीं उठा सकते हम, लेकिन उस दिन उन्होंने वो गलती करी। अब आप भी हैं, हर इंसान गलतियां करता है, किसी किसी गलती का हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, कोई कोई गलती हमारी ऐसे निकल जाती है। कभी आप देखिए, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कोई आपका दोस्त आपको कोई गलत बात भी बोल दे, तब भी आप वो खुशी खुशी में टाल देते हो। और एग्जैक्टली। कभी जिस दिन आप दुखी हो तो कोई आपको हल्का सा कुछ भी ओए करके भी बुला दे तो आप कैसे लगभग भी भड़क लगता है। जाते हो। तो वैसा ही चीज है कि वो एक दिन ही, जिस दिन उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, अपने 27,000 घंटों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, वो एक दिन उन्होंने जिस दिन प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उस दिन वो उनको भारी पड़ गया। अच्छा, तहकीकात में जो है वो जिम्मेदारी अगर आती है कैप्टन पे या फर्स्ट ऑफिसर पे, तो इसके बाद इदारा क्या कर सकता है, क्या करेगा, मतलब उसकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? सर अभी तो और कुछ नहीं किया जा सकता, बस वेट कर सकते हैं हम। अभी मेरे ख्याल से फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन वाले जो हैं, ब्लैक बॉक्सेस लेके गए हैं, वो जाके पूरा उनको एनालाइज करेंगे, पूरा एफडीआर के रिकॉर्डिंग्स निकालेंगे, डेटा मैच करेंगे, प्रॉपर डेटा मैच करके, टाइम लगता है इन सब चीजों को। और फिर शायद अगर उनको इनके पीआईए के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में अगर उनको कोई कमियां खामियां नजर आएंगी तो वो उनको इम्प्रूव करने के लिए बोलेंगे, और पीआईए को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को बोलेंगे कि आप ट्रेनिंग्स में कोई कोताही ना बरतें, और ट्रेनिंग्स को थोड़ा और स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा। यही सब होगा। बाकी तो अब तो क्या बोलूं, कप्तान साहब तो रहे नहीं इस दुनिया में, तो अच्छा, और अक्सर एक्शन तो अल्लाह ने ले लिया, ये लोग क्या लेंगे एक्शन। एग्जैक्टली, ये बात है। अच्छा, और अक्सर तहकीकातें उसकी टीम जो है, तहकीकाती टीम्स बनती हैं, लेकिन साल हर साल इस चीज़ को लग जाते हैं उसकी तहकीकात मुकम्मल होने में। मतलब बहुत कम मुझे याद पड़ता है कि ऐसी कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो हमारे सामने, जो एक हतमी रिपोर्ट हमारे सामने हो कि कौन जिम्मेदार था और कौन नहीं। तो क्या इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो है वो भी इसी किस्म की है कि बस वो एक जब हादसा होता है तब तो काफ़ी वावेला होता है, शोर मचता है और चीज़ें तकाजा किया जाता है कि इसकी रिपोर्ट्स इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने साल में आ जाएगी। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं सर, देखिए, रिपोर्ट आने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। वो प्लेन का एक एक टुकड़ा देखते हैं,
उसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, पूरा एनालिसिस बनाते हैं कि क्या हुआ फ्लाइट पे, जो रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से सारी सिमुलेशन की जाती है। इसी हादसे को दोबारा सिमुलेटेड मोड में सिमुलेटर में दोहराया जाएगा। वो चेक करेंगे पैरामीटर्स कि क्या वो पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर से मैच कर रहे हैं, और फिर जाके रिपोर्ट्स मिलेंगी। और इन रिपोर्ट से बहुत सारी सीख मिलती हैं, बहुत सारी, अगर कहीं पे देखिए, ये रिपोर्ट बनाने में कम से कम 100, 200, 500 लोगों का दिमाग लगेगा। यहाँ पे 2 लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं चलता, तो 500 लोगों का दिमाग कैसे एक जैसा चलेगा। तो वो 500 लोगों के दिमाग को कवर अप करके उसमें से फिर वो खामियां निकालेंगे, और उन खामियों में से जो मेजर खामियां होंगी, जो उनको लगेगा कि ये चीज यहाँ पे गलत हो रही थी या होती आ रही थी या होती आ रही है, तो उस चीज पे एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ वो पीआईए के लिए नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। अगर उस जहाज के ऊपर वो प्रैक्टिस गलत चल रही है, तो वो उसको रोक के उसके ऊपर एक्शन लेके उसको चेंज करेंगे। बिल्कुल रिपोर्ट सामने आती है, बस ये है कि लोग भूल जाते हैं, हमारी आबादी इतनी है। मसाइल और भी हैं। बिल्कुल। तो आपको अगर पैगाम देना हो अपने को पायलट्स के लिए, कैप्टन्स के लिए, तो क्या देना चाहेंगे? हम कंक्लूड करें। सर, बस मैं तो यही कहूंगा कि ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आपके पास मेरे को लगता है मेरे पास इतना तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप सबके पास, जिनके पास भी मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, तो मैं उनको क्या हिदायत दूंगा, बल्कि मेरे को ही उनसे कुछ ना कुछ सीखना है। तो उनसे क्या तवक्को रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। मेरे कप्तान साहब हैं, जो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ में कंपनी में, तो उनसे भी मैं रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ। हम आपस में डिस्कशन करते हैं, वो सिखाते हैं, पूरा अच्छे से सिखाते हैं कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। वो पहली चीज हम सब में यही एक है कि जब भी हमें लगे थोड़ा सा भी, इतना सा भी हमें डाउट लगे, ये एविएशन में इवन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे जितने फ्लाइंग स्कूल से जिन्होंने हमें सिखाया है। वहां से हमें स्टार्टिंग से एक चीज सिखाई जाती है, आपको इतना सा भी लग रहा है, 0.001% भी लग रहा है कि रिस्क होगा, तो डोंट गो फॉर इट। क्या आफत पड़ी है? मेरे को लग रहा है कि मैं लैंड नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, दोबारा घूम के आऊंगा। मेरे को लग रहा है मैं इस एयरपोर्ट पे नहीं लैंड कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, दूसरे एयरपोर्ट पे चला जाऊंगा, वहां लैंड कर। एग्जैक्टली, ये तो प्रैक्टिस जान से प्यार। बिल्कुल, अगर मैं अपनी जान बचा पाऊंगा, अगर मेरे को सेफ्टी सबसे पहले मैं अपनी करूंगा, तो ही पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं उनकी जान बचा पाऊंगा। अगर मैं अपनी सेफ्टी नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे को जहाज उड़ाना ही नहीं आएगा, मेरे को प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करना आएगा, तो मैं अपनी जान तो गवा ही रहा हूँ, अपने साथ साथ बाकी लोगों की भी जान को खतरे में डाल रहा हूँ। तो बस यही सिखाया जाता है कि प्रोसीजर फॉलो करो। प्रोसीजर बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि उनको फॉलो किया जा सके, और ये प्रोसीजर्स सालों की मेहनत के बाद और सालों के ये हादसों को इकट्ठा करके कंपाइल करके ही बनाए जाते हैं। बिल्कुल, एक प्रैक्टिस करके उसके नतीजे में ये चीजें बनती हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो हम जो है आपकी बातों से, आपके एक्सपीरियंस से जो आपके सामने चीज़ें आई हैं, आप एज अ प्रैक्टिकल मैन, तो उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उसमें त्यारे में जो है पहले कोई ख़राबी नहीं थी, वो उनकी जो है फर्स्ट ऑफिसर की या कैप्टन की जो है उसकी नेग्लिजेंस या उसकी कोई मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ हमारे सामने आई है। और उसके बाद ही उसके साथ बाकी जो है मुश्किलात हैं तैयारी के साथ वो पेश आएंगे, उनकी इंजन फेल हुए, तो उसने SOPs को मुकम्मल तौर पर नहीं फॉलो किया जो SOPs बनाए गए हैं। तो हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, और ये तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह जो है आइंदा इस किस्म के जो है हादसा वो नहीं होंगे, और बाकी जो पायलट्स हैं, कैप्टन हैं, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। ऐसे हादसा जो होते हैं वो बिल्कुल आई ओपनर होते हैं हमारे लिए, कि हम छोटी सी नेग्लिजेंस उसको जो है कितने खुद भी खतरे में, अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को खतरे उसमें डालते हैं, मुश्किल में डालते हैं। फिर उसके साथ आपके साथ बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, उनको उनकी जानों के साथ आप खेलते हैं। तो
ये इसको देखना चाहिए। मतलब ये खुद एहतसाबी का वो होता है ना, आपको पता है कि आपने कहाँ या आपकी ट्रेनिंग में कोई मसला है तो आप सीख सकते हैं, कहीं आपको चीज़ समझ नहीं आती। सही कह रहा हूँ कैप्टन साहब? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं भी आपको बहुत सारी जगह होती है ज़िंदगी में जहाँ आप भूल चुके होते हैं, बिल्कुल सर, हमें अगर वो मेरे को प्रैक्टिस का पता है हिस्सा कि नहीं होती हैं बिल्कुल। बिल्कुल, जब मैं चलना सीखता हूँ, मेरे को अगर बच्चे को भी लगता है कि मेरा कदम सही से नहीं पड़ रहा, तो बच्चा भी किसी चीज को पकड़ लेता है, हाथ को पकड़ पकड़ लेता है, लेता है, एग्ज़ैक्टली। फिर ही चलता है। बिल्कुल, तो अगर मेरे को पता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं पहले कॉन्फिडेंस पैदा करूँ अपने में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करूँ। कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। तो क्योंकि क्योंकि वो भी आप एक मशीन है, मैं मशीन, हर मशीन की एक लिमिटेशन है। हुँ, अगर मैं उस मशीन को लिमिटेशन से ज्यादा, अगर मेरी ये बाजू यहाँ तक जाती है, इससे ज्यादा मैं करूंगा तो बाजू टूटेगी। तो मशीन की भी एक वैसे ही। लिमिटेशन हुँ। तो कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया आपका, हद से ज़्यादा शुक्रिया, आपने जो है अपना कीमती वक़्त दिया नीतीश अरोड़ा साहब। तो आप खुश रहें, आप हमेशा जो है एसओपीज़ को फ़ॉलो करते रहें और इंशाल्लाह जो है आपके साथ ट्रैवल्स करने वाले जो हैं, आपके साथ उनकी नेक ख्वाहिशात ज़रूर जुड़ी